जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे, वो भी साइंस का, जिसका एग्जाम 15 फरवरी 2024 से होने वाला है। तो हम पहले समझते पूरा साइंस का हम इसमें कवर करेंगे। साइंस, पूरा साइंस को देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर सबको हम पीडीएफ थ्रू में आपको भेज देंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज समझते हैं कि साइंस क्या है। पहले समझते हैं कि साइंस, SCIENCE, साइंस। साइंस शब्द किससे बना है? साइंस शब्द लेटिन से बना है, लेटिन के सिंटिया से, CIENTIA, सिंटिया से बना है, जो कि लेटिन शब्द है। और इसका मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। तो साइंस कौन सा शब्द है? लेटिन शब्द है। किससे बना है? सिंटिया से, सिंटिया जिसका मतलब है टू नो। ठीक है। साइंस को संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विज्ञान, लेकिन विज्ञान कौन शब्द से आया है? संस्कृत शब्द से आया है, संस्कृत से आया है। इसे अरबी भाषा में बोलते हैं इल्म। अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? इसको इल्म बोलते हैं। और अंग्रेजी में इसको साइंस बोलते हैं। साइंस कहाँ से आया? सेंटिया से, लेटिन से आया। सिंटिया का मतलब होता है जानना, लेटिन बोला जाता है सिंटिया का मतलब होता है जानना। जैसे अपना बोलते हैं कि नो मतलब जानना, इंग्लिश में हाँ लेटिन बोला जाता है, सिंटिया का मतलब होता है वहाँ पर जानना। ठीक है। और इसको संस्कृत में बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान जो है संस्कृत शब्द से आया है। ठीक है। और विज्ञान निकला वेद से। किससे निकला? वेद से। जैसे विज्ञान का भी मतलब क्या होता है? बी प्लस ज्ञान। बी मतलब विशेष, ज्ञान मतलब ज्ञान। विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक है, इतना समझ गए। आप समझते हैं साइंस का फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ साइंस? साइंस के पिता कहा जाता है गैलीलियो को। साइंस के पिता किसे कहता है? गैलीलियो को। साइंस होता है, इतना समझिए कि साइंस इंग्लिश के लैटिन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है टू नो, और हिंदी में बोलते हैं इसको विज्ञान, जो भी, लेकिन संस्कृत शब्द से है, वेद से है। वेद यानी कि विज्ञान। विज्ञान माने बी प्लस ज्ञान। बी से मतलब होता है विशेष, ज्ञान से मतलब ज्ञान। विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। अब विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? गैलीलियो गैलीली कहते हैं, जो कि इटली के थे। ठीक। विज्ञान होता है कितने प्रकार के? देखिए, नॉर्मल विज्ञान सब बोलता है कि 3 प्रकार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन जो गलत है। विज्ञान होता है 9th के हिसाब से देखा जाए तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है बायोलॉजिकल साइंस, एक होता है फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस यानी कि जीवन का अध्ययन। फिजिकल साइंस जिसको मतलब इसमें पढ़ते पूरा सजीव के बारे में, जीवन। इसमें पढ़ते निर्जीव के बारे में, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें आता है बायोलॉजी, फुल्ली बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर पेड़ पौधा, इंसान, जानवर, पशु पक्षी, वायरस, सूरज, लेकिन वायरस ना सजीव है ना निर्जीव है, इसलिए दोनों कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है फिजिकल साइंस। इसमें आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि। ये 9th के हिसाब से हुआ। लेकिन जब आगे हम पढ़ेंगे 11th 12th में, वहाँ पढ़ेंगे साइंस 3 प्रकार का होता है साइंस। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो नहीं। तो साइंस में 3 प्रकार का होता है। पहला होता है नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा होता है औपचारिक साइंस, फॉर्मल साइंस। पहला प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। दूसरा होता है औपचारिक विज्ञान, फॉर्मल साइंस। तीसरा होता है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। नेचुरल साइंस में हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो समझे? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विज्ञान का भाग नहीं है, इसे हम पढ़ते हैं प्राकृतिक विज्ञान। तो बोलेगा फिजिक्स कौन सा विज्ञान? प्राकृतिक। केमिस्ट्री भी प्राकृतिक विज्ञान, और बायोलॉजी भी प्राकृतिक विज्ञान का भाग है। ठीक। और औपचारिक में पढ़ते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ठीक। और सोशल साइंस में पढ़ते हैं क्या? समाज व्यवहार, सामाजिक और मानव व्यवहार। इतना हो गया साइंस का प्रकार। हम तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है। ठीक है। हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे शुरू से 9th और 10th का, उसमें हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा डिटेल से। लेकिन हम जो एग्जाम के लिए टेंडेंसी तैयार करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th में 2024 में पूछा जाएगा, वो भी 15 तारीख से, उसके लिए हम तैयार करेंगे। बस ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैंने बता दिया, ऐसे ही कहीं पूछ ले। तो हम पहला क्वेश्चन डील करने वाले हैं कि केमिस्ट्री का। पहले हम केमिस्ट्री पूरा चैप्टर देख लेंगे। केमिस्ट्री जितना चैप्टर होगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 जितना होगा, हम सबका सब्जेक्टिव, वो भी 2 नंबर 5 नंबर का देखेंगे। उसके बाद फिर बायोलॉजी देखेंगे, उसके बाद फिजिक्स देखेंगे। 2-3 दिन में इसको हम खत्म कर देंगे। उसके बाद देखेंगे हम सोशल साइंस का, फिर मैथ्स का। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर केमिस्ट्री से। CHEMISTRY, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन शास्त्र। क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। इसमें दरअसल अध्ययन किया जाता है पदार्थ का। पदार्थों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। और रसायन विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? एंटोनी लेवोजियर्स को कहते हैं। किसे कहते हैं? एंटोनी लेवोजियर। कहीं का लिखा रहेगा एंटोनी लेवाजिए भी लिखा है, लवाजिए भी लिखा रहता है, लेवोजियर्स भी लिखा रहता है। ठीक है। अब देखो, केमिस्ट्री को बोलते हैं
विज्ञानों का विज्ञान, तो बोलेगा विज्ञानों का विज्ञान किसे कहते हैं? केमिस्ट्री को। साइंस का साइंस क्या है? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया? किससे बना है? कीमिया से। केमिस्ट्री शब्द होता है कीमिया से बना है, जिसका मतलब होता है काली मिट्टी। और ये कहाँ से आया? मिस्र से। कहाँ से? मिस्र से। ठीक है। केमिस्ट्री को पिता हो गया एंटोनी लुईस। और केमिस्ट्री को कितने भाग में बांटा गया? केमिस्ट्री को बांटा गया है 3 भाग में। पहला फिजिकल, दूसरा ऑर्गेनिक, तीसरा इनऑर्गेनिक। जिसमें भौतिक, जिसमें कि हम सिर्फ अध्ययन सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ऑर्गेनिक कार्बनिक, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक अकार्बनिक। इसमें कार्बन रहता है, जिसमें कार्बन उसे पढ़ते हैं कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक रसायन। जिसमें कार्बन नहीं हो उसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन। ठीक है। तो क्लास 10th का पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अभिक्रिया, जब दो या दो, बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये अलग पदार्थ है, ये अलग है। ये क्या है? धातु है। ये क्या है? और धातु है। जब रिएक्शन करता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, रिएक्शन किया, तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो बना, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक। पूछे अभिकारक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और इसके फल से जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो ये भी 2 नंबर पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? बोलेगा जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोलेगा कि अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसे इसमें भाग लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हो गया? अभिकारक। इससे जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्पाद। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। इस पूरे रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। इतना समझ गए? इसी को हम, आप देखिए एक केमिकल रिएक्शन हुआ, लेकिन इसको हम लिखे हैं ना इसे बोलेंगे सूत्र समीकरण। इसे ही हुआ समीकरण। समीकरण को फॉर्म लिख दिए, इसलिए हो गया सूत्र समीकरण। और इसे लिखता है हिंदी में इसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होता है शब्द समीकरण। ये हो गया। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कई प्रकार होता है। ये शब्द समीकरण, सूत्र समीकरण, एक होता है वाक्य समीकरण। उसमें कैसे बोलेंगे? जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया वाक्य समीकरण। तो सबसे आसान होता है लिखना सूत्र समीकरण, उसके बाद शब्द समीकरण और सबसे बाद वाक्य समीकरण। तो बोलेगा सबसे हार्ड लिखना क्या होता है? वाक्य समीकरण। सबसे इजी शब्द समीकरण की सूत्र समीकरण। आंसर होगा सूत्र समीकरण। तो समझ गए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो हम पहला चैप्टर में पहला क्वेश्चन देखते हैं, जंग लगना किसे कहते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र लिखे। तो जंग लगना किसे कहते हैं? जब लोहा का हम, पहला क्वेश्चन है जंग लगना के, जब लोहा को हम वायु उपस्थिति छोड़ते हैं तो लोहा पर होता है लाल भूरे रंग का परत जमा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग लगना। ठीक है। और इसका सूत्र है Fe2O3 × XH2O। एक्स क्योंकि नमी बदल सकता है, कभी 1 कभी 2 कभी ज़्यादा कभी, इसलिए वहाँ एक्स लिखा जाता है। ये क्वेश्चन अगर होगा तो आपको याद कर लीजिएगा, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम सबको क्वेश्चन पे आंसर भेज देंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जंग लगना किसे कहते हैं तथा जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। ये 2 नंबर का हो गया। दूसरा है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम जो होता है वो 11 नंबर का एलिमेंट्स है और ये क्या है? धातु। सोडियम कितने नंबर का है तत्व? 11 नंबर का तत्व है। ये है धातु और इसे हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है। और ये भी ज़्यादा रिएक्टेंट होता है, मतलब अभिक्रियाशील ज़्यादा होता है। अगर इसे हम वायु को उपस्थिति में छोड़ दें ऐसे ही खुलाई, तो अपने आप आग पकड़ लेगा, क्योंकि वायु में रहता है पानी और सोडियम पानी से अधिक ज़्यादा रिएक्शन करता है। पानी से धीरे धीरे रिएक्शन करके ये ब्लास्ट हो जाएगा और आग पकड़ लेगा, इसलिए हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है। तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा क्यों जाता है? दूसरा क्वेश्चन ये भी आई है। तीसरा है संयुक्त अभिक्रिया। संयुक्त मतलब मिलावट जिसको बोलते हैं उसे संयुक्त, संयुक्त को ही बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा मैग्नीशियम और क्या लिखा? ऑक्सीजन। तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बन गया? एक प्रोडक्ट। इसे हम बोलेंगे उत्पाद। इसे ही कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऐसे दिख देगा कि C+O2 बराबर CO2 होता है। तो बोलेगा निम्नलिखित में कौन सा समीकरण? ऑप्शन रहेगा संयोजन, वियोजन। तो कौन है ये? संयोजन है कि वियोजन? मतलब दूर जुड़ रहा है, जब जुटेगा उसे कहते हैं संयोजन और टूटेगा तो उसे कहेंगे वियोजन। तो संयोजन को ही कहते हैं संयुक्त अभिक्रिया। 3 नंबर में संयुक्त अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए अथवा संयोजन अभिक्रिया क्या है उदाहरण दीजिए। तो दोनों उदाहरण, तो उदाहरण यही दे दीजिएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है।
जो जो क्वेश्चन होगा आप लिख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, हम भेज देंगे PDF थ्रू, ठीक है। क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर जाल वाष्प प्रवाहित किया जाता है, इसका समीकरण लिखना है। फिर है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया से रिलेटेड है। कहते हैं जब लोहे को कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है। तो जब लोहे को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन से लोहा कॉपर को हटा देता है और बनता है FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट, इसलिए इसका रंग बदल जाता है। तो ये भी VVI है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया ये। और ऊपर वाला एक क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। समझे, जब लोहा कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाए जाएंगे तो कॉपर सल्फेट के विलयन में से लोहा जो होता है कॉपर को विस्थापित कर देगा, मतलब लात मार के हटा देगा और बन जाएगा आयरन सल्फेट। अब लात क्यों मारता है, जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो उसे हटा सकता है। लोहा यहाँ पर कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील, इसलिए लोहा कॉपर को हटा देगा और बनेगा आयरन सल्फेट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर ही लीजिएगा। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम प्रयोगशाला में जो होता है मैग्नीशियम चकाचौंध ज्वाला के साथ, मैग्नीशियम होता है व्हाइट होता है और रिबन के रूप में रखा रहता है। अब कहता है कि प्रयोगशाला वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो जब मैग्नीशियम को हवा में छोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है, जब जलाने पर जलता नहीं है, इसलिए उसे मैग्नीशियम रिबन को सरेसपत्र या रेगमाल से साफ कर दिया जाता है ताकि वह आसानी से जल सके। और जलने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या होता है, क्षारीय होता है। अगला है वियोजन, अभी थोड़ी संयोजन। अगर मान लीजिए हम CO2 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो तोड़ दिया तो बन गया वियोजन। इसे ही कहते हैं तोड़ना अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि तोड़ देना। जब एक अभिक्रिया कई भागों में टूट जाता है या दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तब प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। ये हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। द्विविस्थापन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स, हाँ इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपचयन उपचयन की क्रिया के साथ होती है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तब विकृत गंधिता क्या है, ये तेल से रिलेटेड होगा। जब तेल से कोई भी चीज़ को छानते हैं और रखते हैं तो उसमें एक 2-3 दिन बाद रखा जाता है तो उसमें एक गंध आने लगती है, जिससे ओरिचिकर, मतलब वैसा गंध जो हम सहन नहीं कर पाते हैं और ख़राब हो जाता है, उसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। ये 2 नंबर पूछेगा, ये भी 2 नंबर पूछेगा, ये भी 2 नंबर पूछेगा, लगभग सभी 2 नंबर पूछेगा। ये जो होगा ये 5 नंबर का भी पूछ सकता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों, ये भी 2 नंबर पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों। अगला है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। ये 5 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तब अगला संक्षारण किसे कहते हैं। तो जंग का डेफिनेशन सिर्फ लोहे में दिया जाता है, जबकि संक्षारण का डेफिनेशन पूरे धातु के लिए होता है। जब धातु को वायु को पश्चिम छोड़ देते हैं उस पर एक अवांछनीय परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो परत खराब होने लगती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण जब होने लगता है तो उसका वजन बढ़ने लगता है। पूछे कि जंग लगने से पदार्थ की वजन बढ़ता है कि घटता है, तो उत्तर होगा बढ़ता है। संक्षारण पदार्थ की मात्रा यानी कि वजन बढ़ जाता है। इतना समझ गए। ये चैप्टर 1 का फायर पूरा है VVI। पहला देख संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करे। ये दोनों पूछा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करे। कुछ क्वेश्चन और है, जैसे अपचयन क्या है, उपचयन क्या है, ये भी दोनों VVI क्वेश्चन है। अपचयन क्या है, उपचयन क्या है, दोनों VVI है। चलिए हम संतुलित करते हैं। पहला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO। इसमें देखिए सबसे पहले काउंटिंग करते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना, मैग्नीशियम 1, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ मैग्नीशियम कितना 1 और ऑक्सीजन भी कितना है 1। तो हमें दोनों साइड बराबर करना होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर करेंगे तो पूरा हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसलिए हम इसको कैसे बनाएंगे, पहले लिख दीजिए Mg प्लस O2 MgO। हमें O2 पुराना है, अगर यहाँ से हम गुना कर देते हैं तो हो गया 2 Mg और 2 O,
ठीक। लेकिन ओ तो यहाँ पुर गया, ओ भी पुर गया, लेकिन Mg यहाँ फिर कम गया, तो यहाँ फिर हम 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया संतुलित आंसर। ठीक है, देखिए 2 Mg 2 O, 2 Mg 2 O, मतलब 2 इससे भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा, तो ये हो गया एक संतुलित। ठीक है, फिर दूसरा हम देखते हैं NaOH प्लस CO2 Na2CO3 प्लस H2O। इसे भी हमें संतुलित करना है, ऐसे भी रहेगा या ऐसे रह सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले काउंटिंग करते हैं। यहाँ सोडियम कितना है 1, OH कितना है 1, या अलग अलग कीजिए, O कितना 1, H कितना 1, कार्बन कितना 1, इस साइड कार्बन 1 है, O कितना है यहाँ 2, तो 2 1 3 गो O है। यहाँ देखिए Na यहाँ पर 2 है, C कितना है 1, इधर भी C1 इधर भी C1, C बराबर है, H कितना इधर 2 गो, इधर O कितना है 3 गो, इधर 1 है 4 गो, मतलब इधर कितना O है 2, यहाँ 1 गो 3 गो। अगर हम यहाँ इसको कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पहले H है 2 गो, H इधर 1 ही है, C1 पुरल है, Na 1 गो है, Na 2 है, सॉरी Na 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, तो मतलब गलत है। तो हमें बराबर क्या करना है, अगर हम यहाँ 2 से गुना कर दे 2NaOH तो हो गया 2 गो Na 2 गो O 2 गो H प्लस CO2 Na2CO3 प्लस H2O पुर गया। अब काउंटिंग करते हैं, 2 गो Na 2 गो Na 2 गो O, यहाँ पर 2 गो 4 गो पुर गया, इधर 1 गो 3 गो 4 गो पुर गया। कार्बन यहाँ H कितना है 2 गो H, यहाँ भी है 2 गो H पुर गया, C1 पुर गया, मतलब ये संतुलित हो चुका है। तो पहला चैप्टर का ये सब था मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस। ठीक है, अब साफ कर दे। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें पढ़ेंगे अम्ल और क्षार लवण। ठीक है, तो साफ करें, ऑब्जेक्टिव को हम अलग से देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर 2 देखते हैं, अम्ल क्षार और लवण। क्या है चैप्टर 2 का नाम, अम्ल एसिड बेस एंड सॉल्ट। अम्ल को ही बोलते हैं तेजाब और इसे ही बोलते हैं खट्टा। ठीक है, और क्षार को बोलते हैं बेस, लवण वैसे ही बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। इसको खट्टा बोलते हैं, इसे फिक्का भी बोलते हैं, इसे कड़वा भी बोलते हैं। तो ये हो गया अम्ल। अम्ल को बोलते हैं क्या, ये देखिए अम्ल को अंग्रेजी बोलते हैं एसिड। एसिड बना है एसिडस से, किससे बना है एसिडस से, जिसका मतलब है कड़वा खट्टा। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, एसिड बना है एसिडस से, एसिडस से, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, इसी को हम तेजाब भी बोलते हैं। अम्ल भी कई प्रकार के, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल। जितना भी प्राकृतिक अम्ल होगा सबका सब होता है दुर्बल यानी कमजोर अम्ल, और जितना रासायनिक केमिकली रिएक्शन करके बनाया जाता है उस सबका सब खतरनाक यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। जैसे नींबू प्राकृतिक है इसलिए नॉर्मल है, मतलब वीक एसिड है, कमजोर अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। लेकिन H2SO4 और HCl जिसे हम प्रयोगशाला में तैयार करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। ठीक, इसी तरह फिर क्या है क्षार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कड़वा। और लवण को बोलते हैं सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब क्या होता है उदास। इसे नमक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नमक भी बोलते हैं। पहले देख लेते हैं अम्ल का पीएच मान कितना था। पीएच मान के लिए मैंने वीडियो बना चुका हूँ पहले से ही, पीएच किसका पीएच मान क्या है और किस में कितना पीएच मान, जैसे आंसू का पीएच मान कितना होता है, यूरिन का पीएच मान कितना होता है, इस सब का वीडियो मैंने पूरी डिटेल से बना चुका हूँ। ठीक है, प्ले लिस्ट में होगा। उसके बाद इसका भी वीडियो बना है कि सिरका में कौन सा अम्ल है, कौन से फल में कौन सा अम्ल है, आम में कौन सा है, नींबू में कौन सा है और इमली में कौन सा अम्ल है। इसका भी वीडियो उस पर है जो किसी चैप्टर से रिलेटेड है, यहाँ से भी क्लास 10th में पूछा जाता है। तो हमें नॉर्मल यहाँ देखते हैं अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, और उदासीन का पीएच मान यानी कि लवण का पीएच मान होता है 7। ये हो गया अम्ल, ये हो गया लवण को उदासीन, और 7 से अधिक होगा उसे क्या कहते हैं क्षार। 7 से अधिक क्या कहते हैं क्षार। तो जिसका भी पीएच मान 7 से कम होगा उसे कहेंगे अम्लीय, जिसका पीएच मान 7 होगा उसे कहेंगे उदासीन या लवण या सॉल्ट, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा उसे हम क्या कहेंगे क्षारीय। इतना समझ गए। फिर देखिए जैसे निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, ऑप्शन रहेगा जैसे 1 2 3 4। ऑप्शन ए
ये है बी, ये है सी, ये है डी। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? क्या 4? नहीं, 4 नहीं होगा। अम्लीय में जिसका पीएच मान जितना कम होता है वो उतना खतरनाक होता है। जैसे इसका मान सबसे कम है, इसलिए सबसे खट्टा कौन होगा? 1 होगा, ठीक। और सबसे कम ये होगा। अगर ऐसे होता है 5, 6, 7, 8, इसमें बोलेगा सबसे अधिक क्षारीय कौन है? तो सबसे अधिक क्षारीय यही है। क्षारीय में जितना बड़ा होगा उतना क्षारीय होगा, लेकिन अम्लीय में जितना छोटा उतना अधिक खट्टा होता है या अम्लीय होता है। और सबसे कम अम्लीय कौन है? 5। बोलेगा निम्नलिखित में कौन उदासीन है? उदासीन 7 है। 7 से नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। और 7 से थोड़ा भी बढ़ गया तो हो गया क्षारीय, 7 से थोड़ा भी घट जाएगा तो हो जाएगा अम्लीय, जो कि सेहत के लिए और खेत के लिए भी हानिकारक होता है। अगर हमारे शरीर का पीएच मान भी, जैसे हमारे शरीर का पीएच मान होता है 7.0 से 7.8 के बीच में, ठीक। अगर इसमें थोड़ा सा पॉइंट 0 समथिंग पॉइंट्स अगर थोड़ा सा इंक्रीज यानी कि बढ़ जाएगा तो बुखार लग जाएगा। अगर थोड़ा सा भी पॉइंट घट जाएगा तो उसमें क्या होगा? बुखार लगेगा। कहीं 0.2 बढ़ गया या घट गया तो इंसान मर जाता है। तो हमारे शरीर में कितना पॉइंट अगर घटता है या बढ़ता है तो इंसान की मृत्यु होती है 0.2%। ये सब का वीडियो मैंने फुल डिटेल से बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में होगा जहाँ पर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। इतना समझ गए। एक सिम थोड़ा एक है पीएच स्केल। पीएच स्केल किसने दिया? SPL पीएच स्केल दिया SPL 1909 ईस्वी में। फ्रेंच के वैज्ञानिक थे जिसका नाम है SPL सोरेनसन ने पीएच स्केल किया गया। पीएच स्केल पे लिखा है 0 से लेकर के कहाँ तक? 14 तक। 0 से कहाँ तक? 14 तक लिखा हुआ। बोलेगा पीएच स्केल पे कहाँ तक लिखा रहता है? 0 से 14 तक लिखा रहता है। क्या 14 से आगे जा सकता है? हाँ, 0 से कम भी आ सकता है। तो हम पहले सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो हम लोग समझ गए। फिर पूछेगा अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बनता है, और त्वचा का पीएच मान कितना होता है, दांत का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, सबका मैंने फुल डिटेल से बना चुका हूँ। पहले यह नॉर्मल समझते हैं कि सिरका में पीएच कौन सा पीएच मान अम्ल का नाम है? एसिटिक अम्ल। अमरूद में कौन सा अम्ल होता है? मौलिक अम्ल। और अमरूद में होता है ऑक्जेलिक, और टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में भी होता है ऑक्जेलिक अम्ल। अमरूद में क्या होता है? ऑक्जेलिक। लेकिन ये पूछेगा सेब में कौन सा अम्ल है? सेब में है मौलिक अम्ल। शरीर में कौन अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल। दही में भी क्या है? लैक्टिक अम्ल, इत्यादि इत्यादि। ये सब भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पीएच मान, खून का पीएच मान कितना? 7.4। याद रखिए, खून का पीएच यानी कि ब्लड, खून का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। यूरिन का पीएच मान भी 7.4 होता है। उसके बाद आंसू पीएच मान भी 7.4 ही होता है। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। अगर अम्लीय पूछा, हाँ यहाँ से पूछेगा अम्लीय वर्षा क्या है। एक और क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा क्या है, ठीक। बोलेगा अम्लीय वर्षा किसे? जब बारिश के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा से महलों की क्या होती है? क्षति होती है, और जानवर को भी बहुत सारी हानियां होती है, ठीक है। तो हम समझते पहले क्वेश्चन। पहला है तनुकरण और सांद्र को परिभाषित करें। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि तनुकरण और सांद्र को परिभाषित करें, जो कि 2 नंबर पूछा जाएगा। तनुकरण मतलब पतला होता है, सांद्र मतलब गाढ़ा होता है। जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा ज्यादा हो उसे हम कहेंगे तनुकरण। और सांद्र जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो उसे कहेंगे सांद्र, कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट। H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जितना H+ बढ़ेगा उतना अम्लीय होगा, H+ कमेगा अम्लीय नहीं होगा। ये भी 2 नंबर पूछेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जल की उपस्थिति में, जब तक हम जल में मिलाएंगे नहीं तब तक H+ टूट का अलग होगा नहीं, तब तक ये अम्लीय होगा नहीं। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। व्यंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है? इसके सामान्य गुण और उपयोग को लिखे। ये भी 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन क्या है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? तो अम्ल को जब जल में क्या घोलते हैं तो फिर भी क्या टूटता है? H+ आयन में टूट जाता है और विद्युत का चलन करने लगता है। VVI है ये मोस्ट इंपोर्टेंट। तब है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो, पीतल या तांबे या कोई भी धातु बर्तन में जब खट्टे चीज रखते हैं तो उससे रिएक्शन करता है, जो कि तीता पदार्थ बन जाता है, खाने लायक नहीं रहता है, जिसकी वजह से उसमें रखना नहीं चाहिए, व्यर्थ हो जाता है।
अगला है द्विधर्मी ऑक्साइड। द्विधर्मी को ही बोलते हैं उभयधर्मी। बोलेगा द्विधर्मी ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। 2 नंबर का है, ये VVI है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्या है, अम्ल और क्षारक को परिभाषित करें। अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं। अम्ल जो होता है लाल लिटस, बोलेगा कि जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं, जो स्वाद में कड़वा हो उसे क्षारक कहते हैं। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और क्षारक नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, ऑप्शन रहेगा अम्ल क्षारक। लाल को नीला कौन करता है, तो क्षारक। तो ट्रिक क्या है, जब किसी पर हम एसिड फेंकते हैं या अम्ल देते हैं, किसी फेंक देते हैं अम्ल, तो क्या गुस्सा से क्या होता है, लाल होता है। इसलिए अम्ल का pH में कितना होता है, यानी कि अम्ल नीले क्या कर देगा, लाल कर देगा, और क्षारक लाल को क्या करेगा, नीला कर देगा। अम्ल नीला को लाल, क्षारक लाल को नीला। अगला है अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट करें। डिफिनेशन, अंतर स्पष्ट करना। तब क्षारक और क्षार में अंतर स्पष्ट करें। तब POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे, इसका उपयोग क्या है, अथवा POP के निर्माण में उपयोग के लिखे। ठीक है, इसका उपयोग और निर्माण कहाँ हुआ था, कौन से देश में हुआ था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस मतलब पेरिस देश में हुआ था। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ, चूने से किया जाता है। ठीक, उसके बाद उपयोग, जब हाथ टूटता है तो बैंडेज करने में किया जाता है। बैंडेज करने से हाथ जुड़ता नहीं, याद रखिए। हाथ अपने आप जुड़ता है, लेकिन बैंडेज करते हैं तो हाथ क्या है, एक जगह स्थिर रहता है। जब एक जगह स्थिर रहता है तो अपने आप हाथ जुड़ने लगता है। कि बैंडेज से हाथ जुड़ता नहीं, बट स्थिर रखने में काम करता है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण दे। बोले जब धातु के साथ अम्ल की रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है, तो ऑप्शन निकलता है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस जब जलता है तो कौन सी सोन निकलती है, पॉपसोन। कौन सोन, पॉपसोन के साथ जलती है। VVI है ये भी। आश्रित जल विद्युत का चालक आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा का जल विद्युत होता है। क्योंकि वर्षा के जल में बहुत सारा क्या होता है, गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जब नीचे आता है तो कार्बोनिल अम्ल बनाता है। अम्ल क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। इसको भी लिखना है, VVI है। pH स्केल क्या है तथा pH स्केल को किसने तैयार किया। तो pH स्केल एक प्रकार का पैमाना होता है जिसपे अम्ल और क्षार को दर्शाया करके हम मापते हैं। और किसने तैयार किया था, SPL सोरेनसन ने किया था। कब, तो 1909 ईस्वी में, जो कहाँ थे, फ्रेंच के रहने वाले थे। ठीक है, तो व्यंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र, उपयोग को लिखे। ठीक है, व्यंजक चूर्ण को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। धोवन सोडा का रासायनिक नाम लिखे, साल्वे विधि। हाँ, क्या कहते हैं, धोवन सोडा का रासायनिक नाम लिखे, साल्वे विधि। धोवन सोडा को बनाने में क्या क्या लगता है, धोवन सोडा कौन विधि से बोल रहा है, साल्वे विधि। साल्वे विधि रहेगा लिखा, या तो रहेगा साल्वे प्रक्रम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, उसका समीकरण बोल रहा है लिखने के लिए। ये दूसरा का भी VVI क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम चैप्टर 3 का VVI क्वेश्चन। चैप्टर 3 में क्या पाया जाएगा, धातु और अधातु। इसमें पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम साफ करते हैं।